नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आगे क्या? क्या हार मानकर राजनीतिक दल घरों में बैठ जाएं? क्या वेणुगोपाल जैसे सबूत खोजें और सबूत लेकर के घूमते रहें? या फिर अदालत में एक बार सामूहिक रूप से इतने लोग चले जाएं कि अदालत भी कुछ निर्णायक भूमिका निभाने को मजबूर हो जाए? और या फिर जो बात तुषार गांधी ने कही कि सत्याग्रह शुरू किया जाए, गांधी और भगत सिंह का ज्वाइंट सत्याग्रह शुरू किया जाए। यही 4-5 रास्ते हैं। बैठ तो सकते नहीं, अगर आप बैठे तो वैसे ही नीचे की जमीन खिसक चुकी है और बचा खुचा जो है वो भी आपके हाथ से चला जाए। आगे मताधिकार आपके लिए कल्पना के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। बोलने का अधिकार, आपके मौलिक अधिकार सब के सब दफन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसी आशंका सिर्फ मैं नहीं, इस देश की सिविल सोसाइटी के लोग, इस देश के तमाम बौद्धिक लोग, जागरूक लोग सभी ये आशंका जता रहे। राजशेखर राव हमारे साथ, आपने कई बार उनको न्यूज लॉन्चर पर देखा होगा। चुनाव के विश्लेषक हैं, चुनाव में रणनीति में भी वो काफी जो है एक्टिव रहते हैं, जिसको कहते हैं आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट या इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट, उस रूप में भी जो है वो काम करते हैं। उन्होंने उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इन राज्यों में जब-जब चुनाव हुए तो इन सब के प्रत्याशी, जो विपक्ष के प्रत्याशी थे, जो अप्रत्याशित रूप से हार गए थे, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट किया। अकेले बैठ कर के हैदराबाद में उस सबके साथ कोऑर्डिनेशन जो है उनका इस लेवल तक गया कि व्हाट्सएप ग्रुप बना करके 100-100 प्रत्याशियों के साथ संवाद किए। दर्जनों पिटीशन, दर्जनों याचिकाएं अदालतों में गई, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई। बिहार के नतीजों के बाद राजशेखर राव फिर बिहार में भी एक्टिव हो चुके हैं। अब बहुत सारे दर्शक कहेंगे कि क्या फायदा ऐसे एक्टिव होने से? हरियाणा में क्या हो गया, महाराष्ट्र में क्या हो गया कि बिहार में एक्टिव हो गए? लेकिन कम से कम मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि प्रयास तो कर रहे हैं। प्रयास तो विपक्ष की तमाम पार्टियां वो भी नहीं कर रही हैं। 6 साल से संगठन महामंत्री के रूप में कांग्रेस ने जिस जिस वेणुगोपाल को बैठा रखा है, जरा पूछ लीजिए वेणुगोपाल क्या किया आज तक? हार दर हार के बाद फिर कैमरे पर बेशर्मी से आ जाते हैं। कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। और उन प्रयासों के तहत राजशेखर राव ने कुछ फैक्चुअल चीजें पकड़ी हैं, जिनमें चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में दनादन झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। वो सारे झूठ वो फैक्चुअली निकाल करके लाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कैसे-कैसे झूठ बोला है। सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने का अगर आज नहीं कल कोई भी जज ऐसा आया जिसने संविधान को सर्वोपरि रखा, तो 2 मिनट में सबका हिसाब-किताब हो जाएगा। और 2 मिनट में सबका हिसाब-किताब हो न हो, लेकिन राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार, ये दोनों कुमार भयंकर फंसेंगे, इनको कोई बचा नहीं पाएगा। खैर, ये सब भूमिका मैं इतना टाइम फालतू में वेस्ट कर रहा हूँ। राजशेखर राव हमारे साथ खुद ही जुड़े हुए हैं। स्वागत है राव साहब। मैं उन्हीं से सीधा समझता हूँ और आप भी उन्हीं की जुबानी सुनिए, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं बोलना है। सीधा सवाल राजशेखर राव साहब, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कैसे क्या-क्या झूठ बोला है, जिसको बिहार में भी जब आप एक्टिव हैं, तो बिहार के पिटीशंस में शामिल किया जा सकता है? वो झूठ क्या-क्या है जो ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार से लेके ज्ञानेश कुमार तक सब फँस रहे हैं इसमें? नमस्कार आशीष जी, आपको और दर्शकों को नमस्कार। एडीआर नामक एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि वीवीपैट गिनकर परिणाम घोषित किए जाएं।
जब उस समय राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उनको जब तलब किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा के तहत ये कहा गया कि ये वीवीपैट गिनकर परिणाम घोषित करने में 5 दिन का समय लग जाएगा। मैं आंध्र प्रदेश के एक चैनल में आप जैसे एक बड़े एंकर बैठे थे, उनको कहा कि आपके पास 100 नोटों की करेंसी है तो एक बार गिन के देखिए उसमें कितना समय लगेगा। तो उनके पास करेंसी नोट तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसका मतलब गिनने का एक्टिंग किया और गिनती करते हुए 100 तक उन्होंने गिना तो 53 सेकेंड लगे उनको 100 गिनने में। मतलब ऐसा 1 2 3 4 5। मैं दर्शकों को भी कहता हूं कि आपके पास 100 का करेंसी बंडल है तो आप एक बार गिन लें उसके लिए कितना समय लगता है। तो मेरे जो एंकर बैठे थे उनको लग गया 53 सेकेंड एक करेंसी नोट का बंडल गिनने में। बड़े आराम से उन्होंने गिन लिया 53 सेकेंड, मान लीजिए 1 मिनट। तो हम उनको भी न मानकर धीमी गति से और धीमी गति से गिनी जाए तब भी हम मान ले कि 2 मिनट में एक करेंसी का 100 का बंडल वीवीपैट गिना जाए तो 1 घंटे में 3000 वीवीपैट गिने जा सकते हैं एक आदमी द्वारा। काउंटिंग टेबल पे 20 लोग को अगर बिठा दें 1 घंटे में 60,000 वोट गिने जा सकते हैं। 4 घंटे में 2 लाख वोट 2.5 लाख वोट गिने जा सकते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा तो वोटें नहीं पड़ती। तो 4 घंटे गिनने के लिए, 2 घंटे डब्बे खोल के उसको छांटने के लिए, पार्टी वाइज जो वीवीपैट छांटने के लिए 2 घंटे और 4 घंटे आप मिला ले तो 6 घंटे लगते हैं। 2 घंटे और भी जोड़ ले तो 8 घंटे में हो जाने वाला काम को चुनाव आयोग को ऐसी क्या मजबूरी थी ये कहने में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के कहने में कि इसके लिए 5 दिन लगेंगे। आपको शक हो सकता है, लो भाई आप तो विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मगर लोकसभा का बात हो तो क्या करेंगे। लोकसभा में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर उनके अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स होते हैं और उतने टेबल ज्यादा होते हैं। तो जितना टाइम असेंबली को लगेगा उतना ही टाइम लोकसभा को भी लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। एक आध घंटा शायद ज्यादा लगेगा उन सबको जोड़ने में, कैलकुलेशन करने में, लेकिन उतना ज्यादा 5 दिन तो किसी हाल में नहीं लगेंगे, 8-10 घंटे में खत्म हो जाएगा। ऐसी क्या मजबूरी थी राजीव कुमार की कि हलफनामा देकर ये कहने में कि इसके लिए 5 घंटे लगेंगे। ये तो एक पहली चोरी पकड़ी गई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जब एडीआर ने कहा कि आपको वीवीपैट गिनकर कहना है तो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा 26 अप्रैल 2024 को, उस समय जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस नहीं थे, बेंच में हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बाद में वो चीफ जस्टिस बन गए। तो उनके सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें ईवीएम पे किसी को शक है तो दूसरे और तीसरे स्थान पर जो भी उम्मीदवार है वो चुनाव के बाद में अपने चुनाव क्षेत्र के 5% पोलिंग स्टेशन में ईवीएम का माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग कर सकते हैं। और उन्होंने आदेश दिया चुनाव आयोग को, आप इस माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए आप स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाए। चुनाव आयोग ने 1 जून 2024 को स्टैंडर्ड ऑपरेशन बनाया। उस स्टैंडर्ड ऑपरेशन में माइक्रो कंट्रोलर को जांच को सिरे से हटा दिया, उसका जिक्र भी नहीं है कहीं भी। माइक्रो कंट्रोलर की जांच के बदले में उन्होंने लेके आया मॉक पोलिंग, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मॉक पोलिंग लेके आए। जब मैंने ये बात हरियाणा और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों को चुनाव में हार के बाद में उनको ये बताया कि इस तरह चुनाव आयोग ने आपको धोखा दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दे रहा है, जनता को भी, लोकतंत्र को भी धोखा दे रहा है, तो उन्होंने याचिका दायर दी। हरियाणा के सर्वमित्र जी, करण दलाल जी मेरे साथ हरियाणा से संपर्क में रहते थे, नीरज शर्मा जी, और महाराष्ट्र के गोपाल दास अग्रवाल जी, सभी कांग्रेस के उम्मीदवार है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन को तलब किया तो चुनाव इलेक्शन कमीशन आके बोला है ठीक है भाई, हमसे तो भारी मिस्टेक हो गया साहब। जैसे आप गंगा जल में आप देखते हैं ना, वो एक डायलॉग है, हमसे भारी मिस्टेक हो गया साहब, और आगे बोल दिया हमसे भारी मिस्टेक हो गया साहब, इसकी हम सुधार करेंगे और नया एसओपी जारी करेंगे। आपको दर्शकों को बता दे
कि पुराना एसओपी आप उसमें गलतियां मानकर नया एसओपी देने का मतलब है कि पुराना एसओपी ईवीएम की धांधली पकड़ने के लिए सक्षम नहीं थी। इसी आधार पर आप लोकसभा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव रद्द करने की मांग भी कर सकते हैं। आपने माना कि वो गलती आपने की, इसका मतलब है वो एसओपी गलतियां पकड़ने के लिए सक्षम नहीं थी, ईवीएम धांधली पकड़ने के लिए। इसके बुनियाद पर भी आप चुनाव रद्द करने की मांग कर सकते हैं, अगर जनता चाहे, जनता सड़कों पे आ जाए। तो जब नया एसओपी आया तो उसमें भी छल कपट, उसमें भी मक्कारी। उन्होंने सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट करके एक नाम डाल दिया, माइक्रो कंट्रोलर की जांच की बजाय सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब वो एक प्रक्रिया डाल दी। ये सेल्फ डायग्नोस्टिक क्या होता है? मतलब आप कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, ईवीएम के जो तीनों पार्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ देंगे, उनका कनेक्शन सही तरीके से हुआ या नहीं, ये करने का टेस्ट को सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। मतलब जो वायरिंग जो है तीनों में, वायरिंग सही तरीके से कनेक्शन हुई या नहीं, ये होता है सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट। माइक्रो कंट्रोलर का टेस्ट का मतलब क्या है? आप माइक्रो कंट्रोलर को खोल के उसमें किस तरह के आदेश आपने दिए। अगर आप पंजे का बटन दबा रहे हैं, साइकिल का बटन दबा रहे हैं, लालटेन का बटन दबा रहे हैं, वो कहीं आप कमल को, नहीं तो तीर को, नहीं तो कहीं और तो नहीं भेज रहे हैं। इसकी जांच, माइक्रो कंट्रोलर का जांच मतलब है माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह के आदेश दिए गए, इसकी जांच है। ये जांच तो चुनाव आयोग इसके लिए भाग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है मेरे ख्याल से, सबसे बड़ी बात तो यही है, माइक्रो कंट्रोलर जांच से चुनाव आयोग क्यों भाग रहा है। तो इसके लिए अब मैंने बिहार के सभी उम्मीदवार का फिर से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उन सभी को ईमेल भी भेजा और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने चुनाव क्षेत्र के 5% जो पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर तुरंत, मतलब 7 दिन का समय दिया गया लेकिन वो 6 दिन ही है, तो तुरंत आप अब जो भी फीस है वो फीस भर के ईवीएम जांच के लिए पहले तो आप दरखास्त करें और सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका इनको दायर करनी पड़ेगी। पहली याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्थान पर जो भी उम्मीदवार है उनको अपने चुनाव क्षेत्र में 5% ईवीएम जांच करने का अधिकार है। तो इसके अधिकार में छूट मांगते हुए जो भी उम्मीदवार है बिहार के, उनको याचिका दायर करना चाहिए कि हम चाहे 100% ईवीएम जांच की आप हमें सहूलत दे दीजिए, क्योंकि आपने काउंटिंग में कोई बाधा हमने नहीं डाली, आपने परिणाम घोषणा कर दी, हमें कोई एतराज नहीं है, आपने सरकार भी बना ली, हमें कोई एतराज नहीं है। और चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो भाई 5% की जांच क्यों, हम 100 भी कर ले हैं। आपके परिणाम घोषित हो गए, आपकी सरकार बन गई और चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, तो 100% की भी जांच हो जाए तो चुनाव आयोग को क्या आपत्ति है। तो ये पहले एक याचिका जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और अगर इसे चुनाव आयोग उसका विरोध करता है तो हम चुनाव आयोग के ऊपर शक करना चाहिए, शक नहीं, हमें यकीन मान लेना चाहिए कि इसमें ईवीएम में धांधली होती है और उसकी जांच में जो है चुनाव आयोग टांग अड़ा रहा है। दूसरी बात क्या है, हाँ बोलिए। यकीन तो सबको पहले से ही हो चुका है, अब लेकिन उसको पर्दाफाश करना है ना भाई। यकीन तो सभी को है, लेकिन जब तक हम पर्दाफाश नहीं करेंगे कानूनन हम उसको रोक नहीं सकेंगे ना। ईवीएम को कैसे हटाएंगे? कानूनन आपको साबित करना पड़ेगा कि इससे छेड़छाड़ हो रही है, इससे छलकपट हो रहा है, इससे धांधली हो रही है, इससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको साबित करना पड़ेगा कानूनन कोर्ट में। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2023 में आप ऐसा कानून बना दिए कि जो भी आदेश या जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का चीफ इलेक्शन कमीशन या दोनों इलेक्शन कमीशन लेते हैं उसके ऊपर ना क्रिमिनल केस हो सकती है ना सिविल केस हो सकती है। आपने ऐसा कानून बना के रखा है। क्यों बनाया वो कानून? अगर चुनाव आयोग कोई मक्कारी करे, कोई उसके ऊपर हाथ ना डाले, कोई अरेस्ट ना कर सके, मतलब आपने माइक्रो कंट्रोलर की जांच की बोली, चुनाव आयोग पहले एसओपी में तो उसको हटा दिया, दूसरे एसओपी में फिर से धोखा किया,
माइक्रो कंट्रोल की जांच के बजाय आप सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट की लगाते, जिससे यही साबित होता है कि वायरिंग सही से है या नहीं। तो दो जो है याचिका जानी चाहिए। इस पहले में ये पूछना चाहिए कि 5% जो है वो हम 100% भी करें तो उसका जो भी पैसा है हम भर के हम जांच करवाना चाहते हैं, तो 5% की जो सीमा है उसको हटा के जितना उम्मीदवार चाहे उतने की होनी चाहिए और इसका विरोध चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है फीस की। चुनाव आयोग चुनाव लड़ने के लिए 10,000 का फीस मांगता है और ईवीएम जांच के लिए 47,000 रुपए जो रखता है ना। आप 47,000 रुपए किस लिए रखे बोले तो कर्मचारी के आने जाने का खर्च, उनका होटल का खर्च, उनका जो भी खर्चा है 47,200 रुपये। अरे भाई एक ईवीएम के लिए 47,200 रुपया, दूसरे के लिए क्यों? वही कर्मचारी है, वही खाना है, वही होटल है, वही लॉजिंग है, दूसरे के लिए क्यों? इसमें जो सुधार होना चाहिए। आप 2 लाख रुपया आने जाने का खर्चा ले लीजिए और जितने ईवीएम आप जांच करेंगे उसके लिए 1,000 रुपया अतिरिक्त से ले लीजिए। इससे कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा ईवीएम की जांच होगी। ये दोनों एक याचिका में जाना चाहिए और चुनाव आयोग को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसका विरोध अगर चुनाव आयोग करा तो हम मान लीजिए ईवीएम की धांधली में चुनाव आयोग बराबर का शामिल है, उसका ये सबूत मिल जाएगा। ये तो हो गया पहली याचिका। दूसरी याचिका में आपको सबसे ये पूछना है कि माइक्रो कंट्रोलर की जांच से आप क्यों भाग रहे हैं? आपने पहले एसओपी में तो उसको हटा दिया, दूसरे एसओपी में आप सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों बोल रहे हैं? माइक्रो कंट्रोलर की जांच का मतलब है माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह के आदेश दिए गए, इसका जो है जांच पड़ताल होना चाहिए। मतलब इसका फोरेंसिक जांच होना चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर की फोरेंसिक जांच होना चाहिए। दूसरी मांग क्या है? आप बोलते हैं ईवीएम जो है स्टैंड एलोन मशीन है, उससे कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये तो उसका डिजाइन कहता है, ईसीएएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक का डिजाइन क्या है, उसके डिजाइन के मुताबिक अगर मान ले तो डिजाइन कहता है कि कोई बाहरी उपकरण से उससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन बैठे कौन ईसीएल में और बीएल में? डायरेक्टर कौन बैठे हैं? आरएसएस और बीजेपी के लोग बैठे हैं। क्या पता ईवीएम में एक चिप डाल दिया हो जिससे बाहरी उपकरण से छेड़छाड़ की संभावना हो, क्या पता? इसकी जांच करना है। इसकी जांच का विरोध भी चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव करवाना, परिणाम घोषित करना, बस इतना ही है। अगर कोई ईवीएम में छेड़छाड़ करता है, मक्कारी करता है और उसमें अगर कोई जांच करना चाहता है तो चुनाव आयोग उसमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। खासकर जब बीजेपी और आरएसएस के लोग डायरेक्टर के पदों पे बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर ये ईवीएम बनाने की कंपनियों में, उनकी तो पूरी तरह जांच होनी चाहिए। इसकी एक याचिका जानी चाहिए। तीसरी बात और लास्ट, देश का हर एक आदमी, ये कोई उड़ीसा का ये बिहार की समस्या नहीं है, ये उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का है, हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है, आगामी चुनाव होने वाले तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हर एक नागरिक का है, हर एक पिछड़े गरीब दलित की हक की बात है। ये हर एक आदमी को इसकी मांग करते हुए रोड के ऊपर आना चाहिए। तो मैं लोगों से एक बार विनती करता हूं कि आप जरा इसको समझे। चुनाव आयोग क्यों झूठ बोला कि गिनती के लिए 5 दिन लगेंगे? चुनाव आयोग माइक्रो कंट्रोल की जांच से क्यों भाग रहा है? चुनाव आयोग उसमें कोई अगर चिप, ईवीएम में कोई चिप है, अभी काउंटिंग सेंटर के पास कोई ट्रक जाती है, वहां खड़े रहती है, खड़े रह के पता नहीं क्या सिग्नल्स भेज रही है ईवीएम्स को, किसको पता है? बनाने वाले तो नाम के वास्ते ईसीएल और बीएल है, उसमें जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं जो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। आपने उसके ऊपर एक कोई ऐसा चिप डाल दिया हो, कोई बाहरी हस्तक्षेप का उसमें गुंजाइश हो और कोई ट्रक आके उसे वहां से कोई सिग्नल भेज दे, अंदर का डाटा पूरा रिवर्स हो जाए, क्या पता? तो जो भी इसकी जांच अगर जनता चाहे या विपक्ष चाहे तो इजराइल से या अमेरिका से कोई आके इसको जांच करवाना चाहे तो भी चुनाव आयोग को उसको मानना चाहिए। चुनाव आयोग ईसीएल और बीएल के
साथ जाके खड़े नहीं होना चाहिए। जो भी जनता मांग करे उसकी जांच होना चाहिए फोरेंसिक तरीके से। मैं हरगिज नहीं मानने को तैयार हूं कि बिहार में 200 पार हो गया। जहां लोग गोबर फेंक रहे थे, भाजपा के ऊपर चप्पल की मालाएं फैला रहे थे, वो 200 पार कैसे हो सकता है? ये यही तो ईवीएम की चमत्कार, छेड़छाड़ से हुआ है। ये चमत्कार। ईवीएम में और भी बाहर से सिग्नल देने के अलावा बहुत सारा, हमने भी, राव साहब ने बहुत सारा इस पे काम किया है, हमने भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट से लगातार संपर्क किया। इसमें प्री प्रोग्रामिंग भी होती है। प्री प्रोग्रामिंग करके अगर डाल दिया जाए तो प्री हाँ, प्रोग्रामिंग तीसरे या जिससे चौथे वोट को। हाँ हाँ, कि हर तीसरा वोट यहाँ चला जाएगा, चौथा वोट चला जाएगा, इस टाइप से प्री प्रोग्रामिंग। इसीलिए जो माइक्रो कंट्रोलर की जांच की बात कर रहे हैं राव साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको प्री प्रोग्रामिंग उसमें क्या हो रखी है, उसमें क्या आदेश दिए गए हैं, पहले से क्या आदेश दिए गए हैं। बहुत सारा होता है कि ये भी प्रोग्राम किया जा सकता है। लोग कहते हैं सुबह मॉक कॉल हुआ था, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे आते हैं, वो अपनी ही बात उनको एक लाइन रखनी होती है, कहते हैं सुबह तो 6 बजे 7 बजे मॉक कॉल हुआ था। मॉक पोल नहीं, प्रोग्रामिंग अगर प्री प्रोग्राम्ड है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो मान लो टेक्नोलॉजी का मुझे टी नहीं पता है। हो एलन मस्क सकता है, से हो बड़ा सकता है। टेक्नोलॉजी का एलन मस्क से बड़ा नाम तो पूरी दुनिया में नहीं है, जिसकी मदद से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी उसकी मदद से ही लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं आज की तारीख में। जाइए आप, हम कई बार दिखा चुके हैं, आज जाइए ईवीएम और एलन मस्क, खाली 2 कीवर्ड डाल करके एक्स पर सर्च कर लीजिए, बाइटें पड़ी हुई हैं जिसमें साफ कहा है एलन मस्क ने कि ईवीएम भी एक कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म है जो प्रोग्रामिंग का, और ऐसा कोई भी, अगर कोई भी सिस्टम है तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो लीक प्रूफ हो, उसमें छेड़खानी मुमकिन है। इसीलिए ईवीएम की मुखालफत एलन मस्क भी करता है। तो ये प्री प्रोग्राम्ड हो सकता है। प्री प्रोग्रामिंग में ये भी हो सकता है कि टाइम फिक्स कर दिया गया कि डेट और 11 टाइम। नवंबर को, हाँ हाँ, डेट और टाइम 11 नवंबर 2024, 9 AM टू 11 AM या 9 AM टू 2 नहीं, 12 PM। बजे के बाद ही करेंगे, 12 बजे के बाद ही करेंगे। हाँ, 12 बजे के बाद मान लिया करते हैं कि 1 PM टू 4 PM। तो 1 जी। PM टू 4 PM, 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे में उसमें जो प्रोग्रामिंग होगी कि हर दूसरा वोट या हर 5 में से 4 वोट बीजेपी पे चला जाए, तो आप कहीं बटन दबाओगे वो 5 में से 4 वोट बीजेपी को चला जाएगा, हर हर दूसरा मैंने वोट आपको एक बात बता दें, ये हाँ, माइक्रो कंट्रोलर की टेस्ट में जो मॉक पोलिंग चुनाव आयोग ने लेके आया, तो उसमें उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का नाम नहीं होगा, उनका पार्टी का नाम नहीं होगा, उनका चुनाव चिन्ह नहीं होगा, कुत्ता बिल्ली हाथी सांप इस नाम से चुनाव होगा। तो अगर जो वो चुनाव पार्टी का नाम और चिन्ह नहीं रहेगा मॉक पोलिंग में, तो आदेश ये दिए गए कि पंजे का जो भी वोट है वो कमल को ट्रांसफर कीजिए। अगर मॉक पोलिंग में चुनाव चिन्ह ही नहीं है तो कैसे पकड़ेंगे? कैसे किस पकड़ेंगे? मक्कारी का मुजाहिरा ये, हाँ, मतलब चुनाव आयोग जो मक्कारी किया है उसका जीता जागता सबूत है ये। तो इसी को हम, मतलब आपने कहा कि हमने क्या हासिल कर लिया, हमने ये हासिल कर लिया कि चुनाव आयोग से ये मनवाया कि माइक्रो कंट्रोल की जांच न करना हमारी गलती है। चुनाव आयोग से हमने मनवाया कि जो मॉक पोलिंग में जो डमी सिग्नल पार्टी का नाम और ये होता है उसे हम हटा के जैसा चुनाव में हो वो करेंगे। ये हमारी उपलब्धियां हैं। चुनाव आयोग से हमने ये मनवाया कि जो भी कैंडिडेट जाएगा उसके साथ एक टेक्निकल एक्सपर्ट को भी ले जा सकता है, पहले उसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन चुनाव आयोग कोर्ट में तो ये मान लिया, लेकिन एसओपी में वो नहीं लिखा। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने जा रहा था कि कोर्ट में तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ग्राउंड पर तो नहीं कर रहा है ना राव साहब, ग्राउंड पर तो कर नहीं रहा, कैसे करवाओगे भैया, नहीं कर रहा ग्राउंड आप एसओपी में लिखवाना है, आपको एसओपी में लिखवाना है, चुनाव आयोग का गिरेबान पकड़ के लिखवाना है कि आप क्यों नहीं करेंगे माइक्रो कंट्रोल की जांच, फोरेंसिक जांच क्यों नहीं करेंगे, ईवीएम की फोरेंसिक जांच क्यों नहीं करेंगे, आप क्या मक्कारी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? गिरेबान पकड़ के पूछने की हर एक जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। ये बिहार या कोई हारे हुए कांग्रेस उम्मीदवार की बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी या तेजस्वी यादव का सवाल नहीं है, राहुल गांधी का सवाल नहीं है, ये हमारा लोकतंत्र का सवाल है। देश बर्बाद हो रहा है, देश बिक रहा है,
हर एक गरीब का जो आने वाले दिनों में आप, मुझे ये तो डर लगता है कि आने वाले 10 दिनों में अडानी बोलेंगे आपको सांस लेने के लिए मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा। आप हिंदू नहीं है, आपको सांस लेने का अधिकार नहीं है, आप बाहर चले जाओ, ये भी कानून आ सकता है। तो हर एक नागरिक से मेरी विनती है कि वीडियो आप अपने एक बार आप देख ले, 100 का करेंसी बंडल गिनने में कितना समय लग रहा है, क्या चुनाव आयोग झूठ बोला या नहीं। अगर चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा चुनाव आयोग से कि आप माइक्रो कंट्रोलर की फोरेंसिक जांच करवाए, आप ईवीएम में यह जांच करवाए कि आपने ऐसा कोई चिप नहीं लगाया जिससे बाहरी छेड़छाड़ से, बाहरी उपकरण के छेड़छाड़ से डाटा को तब्दील किया जा सकता। इसकी पूरी पूरी जांच होनी चाहिए। और ये केवल बिहार का मामला नहीं है, ये पूरे भारत देश का मामला है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को इसमें शामिल होना पड़ेगा इस लड़ाई में। और राहुल गांधी जी से मेरी विनती है, आप ये अगर नवीन पटनायक जी या जगन मोहन रेड्डी जी से कोई आपके कोई मतभेद है तो उसे बाजू रखे। आप केवल हरियाणा, महाराष्ट्र की, बिहार की बात ना करें, आप भारत देश की बात करें। आप लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़े। आंध्र प्रदेश में भी धांधली हुई है, उड़ीसा में भी हुई है, आप इसका भी जिक्र आपके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए। आपके भले मतभेद हो नवीन पटनायक जी और जगन मोहन रेड्डी जी के साथ। चलिए जी, उम्मीद ही कर सकते हैं हम तो बहुत ज्यादा। मुझे तो ये अदालतों से उम्मीद है और आयोग से, वो तो वही तो मुख्य कलाकार है, तो उससे क्या उम्मीद करना, उससे तो कोई नहीं, उम्मीद नहीं है। अगर ये चल गया आशीष जी, अगर ये काम हो गया और संपूर्ण तरीके से हमने घसीटा, गिरबान पकड़कर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा, अगर ये जांच हो गई, मुझे यकीन है लोकसभा का चुनाव दोबारा होगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार के विधानसभा चुनाव दोबारा होंगे। अगर आप ये कर पाएंगे, इसको साबित कर पाएंगे इस अदालत में, या आप जमीन पे उतर के लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए, तो लोकसभा के साथ साथ मध्य अवधि चुनाव इन 5 राज्यों में अनिवार्य है, ये तो होना ही है। चलिए वो ये मतलब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये कौन गिरेबान पकड़ेगा? गिरेबान पकड़ के जो लेके जाएगा, सूर्यकांत जी गिरेबान छुड़वाने के लिए वहां बैठे हैं। भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में, कस्टोडियन हम लोग मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सीजीआई बनने जा रहे हैं। बहुत लंबी श्रृंखला है, किसी का भी नाम और केस में नहीं जाना है, लेकिन हमारे माननीय न्यायाधीश, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमारा माननीय चुनाव आयोग और हमारी माननीय सरकार मोदी जी की, ये सब में भेद करना बहुत अब मुश्किल हो चुका है। लेकिन फिर भी लड़ाई संवैधानिक तौर पर जारी रहनी चाहिए। अगर वो कवायद कोशिश कर रहे हैं राव साहब, तो हम कितना भी ये करें कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद नहीं है, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। तो राव साहब के इस संवैधानिक संघर्ष में साथ होने की अपील करते हैं। सब लोग साथ आए और संविधान को, लोकतंत्र को बचाएं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।